थर्मल कंडक्टिविटी, अब वही बतिया हुआ ना यार, कंडक्टेंस मैंने बोला अलग होता है। हाँ, एक प्रॉपर्टी होती है और एक, चलिए कल वाला क्लास ध्यान से याद रखिएगा, कल वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था तुम लोगों के लिए, आज का भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के वाले में उतना वो कुछ खास चीज नहीं जानोगे तुम लोग। क्या होता है कोई बताएगा, पढ़े तो सभी लोग हो गए। कल वैसे मैंने इसकी भी चर्चा की थी, के की चर्चा की थी क्या कल? क्या चर्चा हुई थी के बारे में? के क्या बताता है? जितना अधिक के उतना अच्छे तरीके से कंडक्ट होगा हीट एक जगह से, उतना अच्छा हीट ट्रांसफर है। बतिया कह रहे हो यार तुम लोग, उतने अच्छे से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक ना। आज हम लोग को उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक, हीट करंट निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन देनी है उसको। वो कल जो तुम लोग डेफिनेशन दी तो वो फिजिकल डेफिनेशन थी ना भाई, कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर विल बी द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, या फिर जितना अच्छा वो, जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना ही अच्छा वो गुड कंडक्टर होगा ऑफ हीट। और हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि अगर डायमंड को छोड़ दिया जाए तो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक ना। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से सुनना, कंसीडर करेंगे कि मेरे पास कोई एक ब्लॉक है या फिर कोई एक दीवार है, ठीक ना, जिसका एक हिस्सा जो है वो, अच्छा यहां पे कुछ टर्म्स यूज होंगे मजेदार और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। मैं ये बोलता हूं यहां पे एक चीज में, ये वाला छोटा बनाना ताकि तुम लोगों को समझ में आता रहे। एक दीवार पीछे वाली होगी, ठीक, और एक दीवार ये सामने से जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। मैंने माना कि इधर भी कुछ क्यू अमाउंट का हीट जाएगा, क्योंकि क्या हम लोग स्टीडी स्टेट में एक मेटेलिक कंडक्टर की मैं चर्चा करूं, मैंने माना कि क्या मैंने एक शीट कंसीडर करी, एक स्लैब कंसीडर करा, या फिर बोलो एक वॉल कंसीडर करो, तुम ट्यूब भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक ना। उसमें मैंने इधर की तरफ हीट दिया है तो इधर की तरफ हीट निकल जाएगा, क्योंकि किस कंडीशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टीडी स्टेट में पढ़ रहे हैं, ठीक। इधर की तरफ का जो दीवार है, इधर की तरफ टेम्परेचर कुछ T1 है और इधर की तरफ टेम्परेचर 2 है, वो T2 है। किताबों में लिखा रहता है ना यार कि आइसोथर्मल वॉल्स मानी जाती हैं। अगर तुम लोग किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है, क्या माना जाता है, आइसोथर्मल वॉल माना जाता है। एक बात मतलब सही लिखा है कि गलत लिखा है? नहीं मिला? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। हम क्या कह रहे हैं कि दीवार है, ठीक ना, स्टीडी स्टेट की कंडीशन है, और क्या कर रहे हैं, इधर क्यू अमाउंट का हीट दे रहे हैं तो इधर से क्यू अमाउंट की हीट मिल जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, कल हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे कि स्टीडी स्टेट में पेट भरा रहता है हर सेक्शन का, ठीक ना। तो एक सेक्शन इधर वाला है जिसकी तरफ से तुम हीट प्रोवाइड करो रहे हो, और दूसरा एंड ये है, या फिर मैं ये बोल दूं कि ये वाला जो दीवार है ये किसी हॉट एंड वाला दीवार है, ठीक ना, या फिर हॉट साइड है। कौन सा साइड है? हॉट साइड है। और ये वाला कौन सा है भैया? कोल्ड साइड है या फिर कोल्ड एंड है। अगर एंड की चर्चा करो तो एंड बोल देना, साइड की चर्चा करो तो कोल्ड साइड है। मैं ये कह रहा हूं किताबों में लिखा रहता है कि यहाँ पे जो वॉल्स होती है आइसोथर्मल होती हैं। सही है ना? डेल्टा थीटा जीरो तो बे मतलब तुम्हारा T1 बराबर T2 है, तभी तो जीरो रहा होगा डेल्टा थीटा। तो आइसोथर्मल लिखा है, सही लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। रीडिंग लगाते टाइम हम लोग गलत इंटरप्रेट कर देते, उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। आइसोथर्मल वॉल्स हैं, मतलब वो ये कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, इसमें भी बोला जाएगा, जैसे मान ले इसमें भी, तो ये मैं चर्चा इसमें भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी मैं कंडक्शन वो के की वैल्यू यहां से भी डेराइव की जा सकती है। वही स्टीडी स्टेट है, क्यू दिए हो तो क्यू निकल आया है। एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है, कुछ तीसरा सेक्शन ये वाला हिस्सा है जहां से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। ये इनपुट एंड है, ये हॉट एंड हो जाएगा और ये कोल्ड एंड हो जाएगा। लेकिन किताबों में लिखा हुआ है, मान ली ये किसी T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है और ये T4 पे है। ऑर्डर कुछ ऐसा है कि T1 ग्रेटर है T2 से, T2 बड़ा है T3 से, और T3 जो बड़ा है वो T4 से बड़ा है। लेकिन एक चीज लिखी रहती है कि जो वॉल्स हैं वो आइसोथर्मल हैं। वॉल्स नहीं, जो साइड्स हैं वो आइसोथर्मल हैं। तो याद रखिएगा, जो अभी जो तुम लोग सोच रहे हो ना, वही सोच मैं भी सोचा था, ठीक है। मेरे दिमाग में भी यही आया था कि साला आइसोथर्मल का मतलब तो होता है T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4। अरे बोलो यार, याद रखिएगा, यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये चर्चा कर रहा है कि हर सेक्शन जो है वो क्या है, आइसोथर्मल है। हर सेक्शन आइसोथर्मल है।
आपस में सभी आइसोथर्मल नहीं है, सेक्शन आइसोथर्मल है। यानी कि स्टेडी स्टेट तभी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लो जो तुम्हारा अगर दीवार है ना, ये सिलेंडर का एक पॉइंट मतलब एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट। हाँ ध्यान से सुनिएगा, हर जो दीवार है ना, ये दीवार की कुछ एरिया रही होगी, या फिर अगर सिलेंड्रिकल ली होगी तो इसका कुछ एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर, या फिर अगर यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब इस एक सेक्शन में, ये जो एक सेक्शन की मैं चर्चा करूं, याद कर सिक्के पे सिक्का रखे थे ना, तो हर एक सिक्का जो था ना वो आइसोथर्मल था। थ्रू आउट द सरफेस उस सिक्के पे टेम्परेचर क्या था, T1 था, कांस्टेंट था, सेम था। ठीक ना, किताब पढ़ने पे यही थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम लोग को लगता है कि यार यहाँ पे T1 लिखा है, यहाँ पे T2 लिखा है। और अभी कल ही हम लोग शुरू पढ़े थे कि हीट का फ्लो तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, और अगर आइसोथर्मल हो जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस खत्म, और टेम्परेचर डिफरेंस खत्म तो हीट ट्रांसफर खत्म, तब तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता ना यार। लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ नहीं है, आइसोथर्मल लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, लेकिन वो किसके लिए लिखा हुआ है, हर एक इंडिविजुअल सेक्शन के लिए लिखा हुआ है, हर एक इंडिविजुअल लेयर के लिए लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब ये अगर तुम्हारा पहला सिक्का है ना, तो ये सिक्का थ्रू आउट कहीं पे भी इसका टेम्परेचर नापोगे तो वो क्या मिलेगा, T1 ही मिलेगा। इसका नापोगे तो थ्रू आउट द एरिया क्या मिलेगा, T2 ही मिलेगा। मतलब ये आइसोथर्मल है, ये आपस में नहीं है, ठीक ना, ये आइसोथर्मल है। ये लास्ट ईयर एक बच्चा हमको बड़ा कंफ्यूज करा था, ठीक ना, हम यही बात समझा रहे थे, पता नहीं तुम लोग को समझ में आई कि नहीं आई है। ये बात समझ में आ रही है? हर सिक्का अपने फिक्स टेम्परेचर पे, हर सिक्के का अपना खुद का टेम्परेचर बराबर है उसके पूरे सरफेस पे। बात समझ में आई? पक्का? तो एक चीज लिखी रहती है कि आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है तो उसका मतलब क्या हुआ, हर सेक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। अच्छा, आइसोथर्मल है, हर सेक्शन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक और चीज लिखा रहता है कि होमोजीनियस है। ये क्या है, होमोजीनियस है। उसका क्या मतलब हुआ, समान। समान क्या है यहाँ पे, Q थ्रू आउट द स्लैब, Q क्या है, होमोजीनियस है। मतलब जो हीट है वो थ्रू आउट क्या है, द सरफेस, थ्रू आउट द स्लैब बोल ले, थ्रू आउट द वॉल बोल ले, वो क्या है, सेम है, हर लेयर में सेम है। हर बच्चे का पेट भरा हुआ है, तो 15 रोहित भी खाया था, 15 रोहित के आगे कौन था, जो भी रहा हो, चिंकी भी 15 ही ली थी और मिंकी भी 15 ही ली थी और 15 ही आगे भेज दिया गया था। मतलब ध्यान से देख, सबका पेट भरने का कैलोरी अलग अलग था, ठीक, लेकिन एक फिक्स था ना सबके लिए। लेकिन सबके लिए जो अमाउंट ऑफ फूड जो प्रोवाइड करा रहे थे वो क्या था, सेम था। तो होमोजीनियस क्या है यहाँ पे, Q। और आइसोथर्मल भी लिखा हुआ, तो आइसोथर्मल किसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है, ईच इंडिविजुअल लेयर के रिगार्डिंग लिखा हुआ है। ये बात समझ में आई? अब इसके बाद फोरियर साहब आए। फोरियर साहब इसके लिए एक फॉर्मूला डेराइव कर दिए। क्या कर दिए, इसके लिए एक मजेदार सा फॉर्मूला डेराइव कर दिए, और उसी को हम लोग बोलते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। क्या नाम देते हैं उसी को, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, या फिर द फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक ना। तो लिखना कि कंसीडर्ड वॉल, लिखते चल साथ ही साथ, ठीक ना, कंसीडर्ड कुछ भी मान सकता है तुम, ठीक ना, वॉल मान ले, क्यूब मान ले, जॉन मान टर्न मान ले, ठीक ना। कंसीडर अ वॉल, या फिर कोई ब्लॉक भी मान। अब बतियाना बंद कर दो भाई, देख रहे हैं। Having some cross-sectional area A and thickness x, एरिया बना लेना भाई। मान लियो कि एरिया होगी कुछ, एरिया कैसे दर्शाओगे, ऐसे दर्शाएंगे तो लेंथ दर्शा दिया जाएगा। चल एरिया है, मान सकते हो तुम लोग। अपोजिट है ये, ठीक ना, टू ऑपोजिट सरफेसेस अरे लिख लो ऐसे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। एट सम टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ऐसे तुम लोग लिखने वाले में ना तुम लोग मामला गड़बड़ा दे रहे हो, हल्ला करने लग रहे हो। एंड
T1 is greater than T2. So यहां तक का हो गया। उसके बाद ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। अच्छा, ये जो हम लोग बार बार तुम लोग फॉर्मूला पढ़ते आते हो ना, चल पहले लिख लेते हैं इसका। फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो भाई 11वीं में लिखे होगे ना, तो इसी को दो तरीके से लिखा जाता था। यहां तक का हो गया, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। या फिर हम पहले समझा लेते हैं, आराम से बैठ करके लिखना। इधर देखिएगा, सब जानी बोर्ड पे ध्यान दो, ऐसे बहुत समय खा जाओगे तुम लोग। इधर देखिए, तुमने क्या कंसीडर करा है, एक ब्लॉक कंसीडर करा है, एक वॉल कंसीडर करी है, ठीक ना, जिसके दो साइड्स हैं S1 और S2। जो साइड S1 है उसका कुछ टेम्परेचर T1 है, जो कि और जो साइड S2 है उसका टेम्परेचर कुछ T2 है। S1 जो है हॉट एंड पे और S2 जो है वो कोल्डर एंड पे है, तो यानी कि T1 की वैल्यू जो है वो T2 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। फोरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हीट का जो फ्लो है पर यूनिट टाइम, हीट का जो फ्लो है पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो सबसे पहले याद रखिएगा, किताबों में लिखा हुआ रहता है एरिया, एरिया मत बोलना इसको, परपेंडिकुलर एरिया के, किसके, परपेंडिकुलर एरिया के। फोरियर का ये लॉ है, ठीक ना, परपेंडिकुलर एरिया, ठीक ना, हीट जो होती है एरिया के परपेंडिकुलर पार करती रहती है, ठीक। दूसरी चीज, एक पहला तो ये, दूसरा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थिकनेस के, ठीक ना। यहां पे यही चीज तुम लोग अभी थोड़े दिन पहले पढ़े थे, कहां पे, विस्कस, जहां पे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, वहां पे भी तुम लोग यही पढ़े थे। वहां पे मैंने क्या बोला था, Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, याद रखिएगा परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा, Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ये जो दो चीज अलग अलग लिखे हो, इसी को हम लोग किसके नाम से लिखे थे, टेम्परेचर ग्रेडियंट के टर्म्स में लिखे थे, और इसी को क्या लिखा था, dt/dx। और याद कर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा करके लिखते थे हम लोग, क्यों, इसका रीजन याद है, बहुत बढ़िया। और ध्यान से देखिए, और तुम लोग जो तुम्हारी हीट का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट देख रहे थे। अरे बोलो यार, टेम्परेचर ग्रेडियंट घट रहा था या फिर बढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग अपोजिट दिशा में जाना पड़ता था। ये वाली कहानी याद है ना सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लोग लिखते थे डायरेक्टली कि Q/T जो है वो बराबर होगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो माइनस, और याद रखिएगा ये माइनस हमेशा इसी के साथ रखिएगा, माइनस ऑफ dt/dx, और यही प्रोपोर्शनैलिटी हटाते थे तो एक कांस्टेंट लगाते थे, और वो कांस्टेंट निकल के कितना आता था, तो Q/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताना बे, K A माइनस साइन के साथ dt/dx। हम लोग उस दिन थीटा लेकर के चल रहे थे, अरे बोलो यार। तो यहां से एक फॉर्मूला मिला, और यही क्या है, फोरियर का लॉ है, किसके लिए, कंडक्शन ऑफ हीट के लिए, या फिर कंडक्शन के लिए हीट ट्रांसफर के दौरान। लेकिन ध्यान से सुनना, जिसका ऐसे हम लोग डायरेक्ट बोल भर देते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीजें, अगर आपका ब्लॉक जब तक नहीं कंडीशन को होल्ड करेगा तब तक ये लॉ वैलिड नहीं है। यहां से अगर निकालेगा तो कितना आएगा भाई, Q/T इज इक्वल टू, तुम लोग के किताबिया में रिलेशन दिया होगा ऐसा ऐसा कुछ, यहाँ पे KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई x, और यहां से तुम लोग Q भी अकेला लिख सकते हो, Q कितना हो जाएगा, तो KA इंटू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई x। तो ये दो फॉर्मूले मिले यहां से। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बनता है कि क्या ये लॉ सही में वैलिड है, कभी भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, तो नहीं, कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है, 4 कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फोटो थोड़ा तुम लोग सुंदर बनाना, ठीक ना। वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी है, तो सबसे पहली कंडीशन याद रखिएगा, सबसे पहली कंडीशन ये कहता है कि हीट का जो फ्लो होना चाहिए वो स्टेडी स्टेट में होना चाहिए, ठीक। और भी कुछ कंडीशंस है, 1 डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए। जो तीसरी कंडीशन वो ये है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स का फंक्शन होना चाहिए, डिस्टेंस का फंक्शन होना चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है कि चौथी कोई कंडीशन नहीं है, बस इतनी ही है, 3 ही कंडीशंस हैं। तो यहां तक का लिख लो, उसके बाद कंडीशंस लिखवा देता हूं, छाप लीजिए ये।
और याद कर, अगर ये पूछे ना कि फोरियर्स लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, तो भी यही वाला डेरिवेशन करोगे। अगर के की वैल्यू पूछ रहा है तो भी यही डेरिवेशन करोगे, ठीक ना। दोनों यहीं से निकल करके आता है। अबे समझ में आया है? कंडीशन अभी लिखवाऊंगा। ये लॉ वैलिड है, कब वैलिड है वो देख लीजिएगा। अबे देखो भाई, ये बीएससी में करते थे और ये 12वीं में करते थे, 11वीं में, दोनों है एक ही चीज। वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस बोलते थे, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट के टर्म्स में पढ़ते हैं। अलग अलग ना लिख करके एक के में लिख दिया गया है। कौन ए को लिख लो, तुम लोगों का मन। चलिए लिखेगा, चल लिख। द लॉ इज वैलिड, द लॉ इज वैलिड। कब वैलिड है तो याद रखिएगा, 4 कंडीशन, बतियाना बंद कर। 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या कि स्टेडी स्टेट में फ्लो होना चाहिए और 1 डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लिखिएगा, द फ्लो ऑफ हीट, लिखते चलो, मस्ट बी इन 1D एंड स्टेडी स्टेट। हाँ तो ध्यान से देख, एक ही तो लेकर के चल रहा हूं मैं। नहीं, याद करिए मैंने लिखवाया था कि अगर आप वॉल्यूम लेकर के चल रहे हैं, ठीक ना, और 1 डायमेंशनल मोशन की चर्चा कर रहा हो, तो dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, dy बाई डी थीटा बाई dy जीरो हो जाएगा। डी थीटा बाई डी एक्स मैंने जीरो नहीं लिखा था, मैंने बोला था दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा, वो वाला जीरो हो जाएगा जिसके अलोंग मोशन की चर्चा नहीं करोगे। या फिर उसको ऐसे समझ कि वो वाला बचा रह जाएगा जिसके अलोंग मोशन की चर्चा हो रही है। तो x के अलोंग अगर मोशन की चर्चा हो रही है, हीट के फ्लो की चर्चा x के अलोंग हो रही है, तो डी थीटा बाई डी एक्स रह जाएगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, जबकि डी थीटा बाई डी वाई जीरो हो जाएगा, ठीक ना। स्टेडी स्टेट दूसरा कौन, कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो फंक्शन नहीं होना चाहिए टाइम का, बट किसका फंक्शन हो सकता है, तो टेम्परेचर का, ठीक ना। थीटा, जो लोग थीटा लिख करके चल रहे हो वो थीटा लिख लेना, जो लोग टी लिख करके चल रहे हो वो लोग टी लिख लेना, ठीक ना। अरे नहीं यार, ये टेम्परेचर थीटा का ही फंक्शन कैसे हो जाएगा, एक्स का, ठीक ना। अच्छा, तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज याद रखिएगा। अच्छा 1D फ्लो ऑक्सीजन बता दिए हैं क्या, दोनों एक ही में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज याद रखिएगा, यहां पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि ये जो सरफेस ली हो ये कैसा सा है, होमोजीनियस। अरे बोल, हीट के लिए जो यहां पे तुम्हारा टोटल स्लैब है वो कैसा सा है, होमोजीनियस। यानी कि ये लॉ बस तभी वैलिड है, ये लॉ बस तभी वैलिड है जब k की वैल्यू थ्रू आउट द सरफेस ना बदले, जब k की वैल्यू थ्रू आउट द सरफेस ना बदले। और ऐसा सरफेस, ऐसा मटेरियल जिसमें k की वैल्यू थ्रू आउट द सिस्टम, या फिर क्या बोलोगे, थ्रू आउट द स्लैब सेम रहता है, उसको आइसेंट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे मान ले हीट कंडक्शन ऐसे में भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कॉपर लगा दिए, फिर यहाँ पे लोहा लगा दिए, यहाँ पे कुछ भी बोल ले, क्या लगा लेगा, स्टील लगा लिए। तो एक बात बताओ, क्या k की वैल्यू बार बार वेरी करेगी? अरे बोलो यार, उसके लिए हम लोग ये लॉ नहीं यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, जहां पे k की वैल्यू सेम हो, ठीक ना, थ्रू आउट द मटेरियल, थ्रू आउट द मटेरियल। यानी कि ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे मटेरियल्स को, आइसेंट्रोपिक मटेरियल्स। तो लिख लीजिएगा, k शुड बी सेम, लिख लेना यहां पे, k शुड बी सेम थ्रू आउट द मटेरियल। क्योंकि अगर k बदला तो क्या q बदल जाएगा? अरे बोलो यार, होमोजीनियस वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अरे बात कनेक्ट करा पा रहे हैं? अगर k की वैल्यू बदली तो q की वैल्यू बदल जाएगी, तो q की वैल्यू बदली तो होमोजीनियस वाली प्रॉपर्टी मर जाएगी। तो इसीलिए कब वैलिड है, तो ध्यान से देखिएगा कब वैलिड है। यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स एक ही में लिख दिए। कब वैलिड है, कि जब फ्लो स्टेडी स्टेट में हो,
वन डायमेंशनल हो, जहां पे टेम्परेचर टाइम का फंक्शन ना हो, डिस्टेंस का फंक्शन हो, ग्रेडियंट इसीलिए लगाते हुए चल रहे हैं, और जो कंडक्टिविटी है तुम्हारे मटेरियल की, वो थ्रू आउट द मटेरियल क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। थ्रू आउट द कंडक्टर बोला जाए तो ज्यादा मजेदार है ना, थ्रू आउट द मटेरियल बोलना सही नहीं लग रहा है। थ्रू आउट द कंडक्टर क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक ना। तो इस बात को लिख लीजिएगा और नीचे लिख लेना एक पॉइंट में, यहां तक लिख ले तो उसके बाद लिखवा देता हूं। बोले लिखिएगा, अच्छा लिखो लिखो लिखो। इस बोर्ड का तो सबका हो चुका है ना, बहुत बढ़िया। अभी अब के की चर्चा करते हैं। टॉपिक क्या था हम लोगों का, थर्मल कंडक्टिविटी ना। अब के की चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो लिखना डेफिनेशन वगैरह जो फर्जी फर्जी है। अच्छा क्या मैं यहां से के की वैल्यू निकाल सकता हूं? अरे बोलो यार, इसकी वैल्यू 1 कर दिए, इसकी वैल्यू 1 कर दिए, इसकी वैल्यू 1 कर दिए, तो के बराबर क्यू हो जाता है। अरे बोलो यार, ये डेफिनेशन वैसे मैंने जब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ाया था तब भी लिखवाए हैं, वहां पे लिखे हो ना ये वाली डेफिनेशन के की एक, नहीं लिखे हो? अबे लिखे हो गए यार। ये वाई वाला हीट फ्लो है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट और 1 यूनिट थिकनेस के लिए, याद है? चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान। वहां पे वो थिकनेस लैम्डा लेकर के चलते थे हम लोग। हाँ, फ्लो 1D ना होगा तब ये वाला लॉ वैलिड नहीं है, उसके लिए हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तुम कंसीडर करेगा कि जो फ्लो है वो बस एक दिशा में है। जैसे कि याद कर, जब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ रहा था तुम सब, तो वहां पे भी तो ऊपर भी था नीचे भी था, लेकिन फ्लो तो एक ही दिशा में ना देख रहे थे। अबे फ्लो, हीट का फ्लो क्या बोलोगे? जब हीट का फ्लो देखते हो तो एक एंड देखे दूसरा एंड देखे, तो एक ही दिशा का ना देख रहे हो तुम। अरे बोलो यार, तो इसीलिए वन डायमेंशनल कंसीडर करके बता रहा हूं मैं। ये अजम्पशंस हैं, अगर ये अजम्पशंस होल्ड होते हैं तब ये लॉ वैलिड है, ठीक ना। तो अगर कोई तुमसे ऐसे पूछ दे, अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि अजम्पशंस बता दीजिए फोरियर्स लॉ के लिए, तो यही 4 अजम्पशंस लिखेंगे आप लोग। कौन कौन से? हीट का जो फ्लो होना चाहिए 1D होना चाहिए, स्टीडी होना चाहिए, वहां पे टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए थीटा या टेम्परेचर की। जो डिपेंडेंसी होनी चाहिए थीटा की वो किस पे होनी चाहिए? एक्स पे या फिर ये बोलो डिस्टेंस पे होनी चाहिए, जिसके हेल्प से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं। और किसके ऊपर होनी चाहिए? जो मेरे मटेरियल, जो मेरा कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, जो के की वैल्यू है, वो थ्रू आउट द मटेरियल सेम रहनी चाहिए, वो वेरी नहीं करनी चाहिए। तो लिखिएगा मटेरियल्स, पॉइंट बना करके लिखिएगा, मटेरियल्स whose value of conductivity, हाँ ना, पॉइंट है, पॉइंट लिखते जाओ। कंडक्टिविटी एक हेडिंग में दियो ना, थर्मल कंडक्टिविटी, बस लिखता चलो उसमें लिखो मटेरियल whose वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी डज नॉट वेरी, वेरी मतलब बदलना, ठीक ना, does not vary, such materials are known as isentropic materials. Such materials are known as isentropic, ISENTROPIC, isentropic materials, isentropic materials, isen IS या फिर आइसोट्रॉपिक, ISO कर ले, आइसोट्रॉपिक, हाँ आइसन है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, आइसन कर दो कुछ और ही हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। हो गया। अब बारी आती है डेफिनेशन की, ठीक ना। तो लिखना, कोई एक इक्वेशन मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, ठीक ना, इसको मान लिया, जो वाला भी तुम लोग डेरिवेशन कर रहे हो, लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाला हिस्सा तो बोर्ड पे का लिख लियो ना सभी, इतना फ्रॉम इक्वेशन 1 है, डेफिनेशन में पॉइंट में ही लिखता चलना, एक डेफिनेशन मिल जाएगा तुम लोगों को। अब 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट के बाद तुम लोग वो बताए हो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स किसको कहते हैं, वो डेफिनेशन दी हो। अब जा रहे हो डेफिनेशन देने के की,
कि ये के का अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या डेफिनेशन देगा। तो एक डेफिनेशन तो वो वाली दे सकते हो ना कि ये उस के की वैल्यू बताता है कि कितने आसानी से, या फिर के ये बताता है कि कितने आसानी से हीट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होगा, ठीक ना। वो तो फिजिकल डेफिनेशन हो गए। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछा जाए तो मैथमेटिकल डेफिनेशन यहां से निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 से लिखेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1, if the temperature gradient is 1, if d theta या फिर dt by dx तुम लोग लेते चलो ना, if dt by dx is equals to 1, area is equals to 1, thickness is equals to 1, then k बराबर q, then k बराबर q। तो यहां से k को कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको लिख ले। K एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसके बारे में बता रहा है कि हीट का फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंस थ्रू अ यूनिट थिकनेस ऑफ वॉल, या फिर कोई एक ऐसी दीवार है जिसकी थिकनेस कितनी है, यूनिटी है, उसके से कितना हीट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। अरे यही ना बोलेगा, तो लिखना। सो द थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, so the thermal conductivity is defined as the quantity of heat passing through a unit area, the quantity of heat लिखेगा is defined as the quantity of heat passing through a unit area per unit temperature gradient in a unit width, is defined as the quantity of heat passing through a unit area per unit temperature gradient in a unit width। हो गया, चलना नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इसी का एक वो फिजिकल मीनिंग वाला डेफिनेशन भी लिख लीजिए, लिखो। द थर्मल कंडक्टिविटी के रिप्रेजेंट्स, दूसरी डेफिनेशन है फिजिकल वाली, लिखिएगा। द थर्मल कंडक्टिविटी के रिप्रेजेंट्स द ईज, EASE आसानी को बताता है, ठीक ना। रिप्रेजेंट्स द ईज by which the material can conduct heat from, higher temperature region to the lower temperature region। हो गया, लिख लेना। K को एक और भी नाम देते हो ना, कोएफिशिएंट क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल K की वैल्यू बदलती है। तो लिखना K इज ऑल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट में K इज ऑल्सो नोन एज, अरे उसी में कंटिन्यू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। K इज ऑल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्शन as its value depends upon the nature of the material, as its value depends upon the nature of the material। हो गया,
एक और डेफिनेशन है इसकी बड़ी मजेदार। मेरे मास्टर साहब बताए थे कि के जो होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, तो इसके हेल्प से एक डेफिनेशन बता दीजिए। तो कुछ खास कोई वाइड डेफिनेशन ना देते हैं, बस हम लोग बोल देते हैं कि के क्या है, के एक थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? के इज अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। थर्मोफिजिकल किसके लिए लगाया गया है? टेम्परेचर डिपेंडेंसी के कारण नाम दिया गया, तो लिख लेना के इज अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। के इज thermophysical property of a material. K is thermophysical property of a material which allows the heat to get conducted through it. Which allows the heat to get conducted through it. और नीचे लिख लेना ये वाला बतिया, ठीक ना? Which allows the heat to get conducted through it. अच्छा, अगर अभी तक तो बोल रहे थे कि अगर वेरी नहीं करता है के का वैल्यू मटेरियल के लिए, जैसे यहां पे ऐसे बनाया था ना तुम सब, ठीक ना? अगर के की वैल्यू नहीं बदलती है, मान लो स्पेस की अगर मैं चर्चा करूं, एक वॉल्यूम की चर्चा करूं, एक बड़े से बक्से की चर्चा करूं, तो वैसे वालों के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैं एक क्यूब बनाऊं, ठीक ना? अरे इधर ध्यान से सुनना, और अगर मैं यहां पे इसको अरेंज करूंगा तो कुछ ऐसा सा दिखाई पड़ेगा। अरे बोलो यार। माना कि इस दिशा में kx है, इस दिशा में ky है और इस दिशा में kz है। अगर इस क्यूब का k तीनों दिशाओं में अगर नहीं बदला, यानी kx बराबर ky बराबर kz हो गया, तो इसको क्या बोलूंगा? आइसोट्रॉपिक। अरे बोलो यार। या फिर होमोजीनियस। अगर बदल गया तो क्या बोलोगे? नहीं बदला तो बोल दे रहो, पता चल गया, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। अगर बदल गया तो क्या बोलोगे? नॉन आइसोट्रॉपिक। चल ठीक है, बढ़िया है। हेट्रोजीनियस, ठीक ना? तब क्या बोलोगे? हेट्रो। तो एक जगह लिख लेना इफ के डज नॉट वेरी, इफ के डज नॉट वेरी देन, बतियाना बंद कर, के वाई बराबर के एक्स बराबर के जेड, और इन सबको क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक या फिर होमोजीनियस। वन डायमेंशनल भी चेक करना पड़ेगा, ठीक ना? और अगर मान ली ये मटेरियल ले लिए, यहाँ पे K1 है कुछ, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K3 है, ये माना कि कॉपर का है, ये माना कि एल्यूमिनियम का है, और ये माना कि आयरन का है। तो ध्यान से देखिए, मटेरियल टू मटेरियल बदल रहा है ना, यानी K1 इज नॉट इज इक्वल टू K2 इज नॉट इज इक्वल टू K3, तो इसको क्या बोलोगे? हेट्रोजीनियस। लिख लेना एक जगह, हेट्रो। हेट्रो की स्पेलिंग सही है ना यार? यही होता है ना? HETERO होता है कि HETRO होता है? TERO ही होता है ना? लिख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक ना? इसको अगर मैं मिटा दूं तो ध्यान से देखना, ये एक पॉइंट लिखे हो, अगर के डजंट वेरी तो ये नाम देंगे, ये फोटो बनेगा, और इसके लिए क्या लिखेगा? इफ के वेरीज विथ पोजीशन। तो 2 पॉइंट बना करके अपने मन से लिख सकता है, या फिर जैसे मन वैसे लिख सकता है। एक स्टार पॉइंट ये था, एक स्टार पॉइंट ये था। हो गया? अच्छा, के की डिपेंडेंसी बता सकता है कोई? किस पे हो सकती है? किस पे? बट अबे वो एक मटेरियल के लिए फिक्स है, जिसके लिए तुम निकाले हो के की वैल्यू, वो एक मटेरियल के लिए फिक्स है, वहां पे तो फिक्स है ना बे। तो वहां पे के की डिपेंडेंसी कैसे बता पा रहे हो तुम? फॉर्मूला से डिपेंडेंसी नहीं निकलेगा। मटेरियल पे डिपेंड करेगा। चलिए ठीक है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी बता दे। मटेरियल पे डिपेंडेंट है, यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी हीट ट्रांसफर। चल वो, अबे तो यार के ही तो बताता है कि हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। याद रखिएगा,
तो वही बतिया तो तुम बता रहे हो के पे डिपेंडेंट है। सोच थोड़ी देर सोच, सब जानी सोचो यार। क्लास में एक वो जवाब देता है, कभी कभी हाई दोनों जवाब देती है, और सब जानी चुप रहते हो, कभी कभी हाई जवाब देती है, और पूरी क्लास सन्नाटे में रहती है। ऐसा क्यों? उन सबको ज्यादा मन से पढ़ा देते हैं क्या हम? 5 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। चलो मैं ये बता दे रहा हूँ 5 चीजों पे। इलास्टिसिटी पे पक्का होगा, ज्यादा करीब होगा तो ज्यादा पाएगा। तब तो यार इलास्टिसिटी ना बोल करके उसको डेंसिटी नहीं बोल सकता है? जो ज्यादा डेंस होंगे तो मैं सबके लिए चर्चा कर रहा हूं, सबके की वैल्यू। अबे हम लोग ना एक स्पेशल कंडीशन पढ़ रहे हैं, मान लिए साला कंडक्टिंग मटेरियल है, मेटल है, के तो सबके लिए डिफाइंड है ना। अरे बोलो यार, तो याद रखिए 5 चीजों पे सही पकड़ रहे हो, धीरे धीरे सही जा रहे थे तुम। सबसे पहली चीज होती है ना पोरोसिटी, एक चीज होती है पोरोसिटी। ये बताता है, पोर्स का नाम सुना है? पोरस, कुछ दिन पहले हम बताए थे तुम लोग को। पोरस, जो जितना ज्यादा पोरस होता है ना, वो उतना ही अच्छा कुचालक होता है। क्या होता है? वो उतना ही अच्छा कुचालक होता है। ध्यान से सुनना, बता देता हूं। 5 चीजों पे डिपेंडेंट है, लिख लीजिएगा, नेक्स्ट स्टार पॉइंट बना करके लिखिएगा। द कंडक्टिविटी के, स्टार पॉइंट बना करके, हाँ, कुचालक बैड कंडक्टर होता है, ठीक ना? लिखेगा द कंडक्टिविटी के इज फंक्शन ऑफ, बस लिख लिख। क्यों होता है इसके पीछे मैं बहुत रीजन नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ा लंबा खिंच जाएगा। इस पे खुद 3 घंटे का लेक्चर है, अगर पढ़ाया जाए तो। बस के की चर्चा 3 घंटे की जा सकती है, इतना मजेदार टॉपिक है ये। लेकिन हमारे यहां नहीं डिस्कस करना है। के पे टी जो होता है वो फंक्शन होता है, के जो होता है फंक्शन होता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, डेंसिटी का, पोरोसिटी का, और एक और होता है मॉइस्चर का। टेम्परेचर, प्रेशर, पोरोसिटी नहीं, इलास्टिसिटी हम सही करो सब आ जाएगा। लेकिन इलास्टिसिटी एक अलग प्रॉपर्टी हो गई ना बे, वो तो तब तुमको वहां पे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस डिफाइन करना पड़ेगा, वो अलग चीज हो जाएगी। और हम लोग वो बस अच्छे से सॉलिड्स के लिए समझा सकते हैं, ठीक ना? ये सारी चीजें बच रही हैं, ये डिपेंडेंट है। हाँ, बताता हूं पोरोसिटी और मॉइस्चर, सब समझ रहे होगा तुम लोग। ये पोरोसिटी वाला ही बस एक नहीं समझ में आ रहा होगा, बता देते हैं। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए, इधर देखो बे, क्या हो गया? हाँ नहीं, पोरोसिटी माने कंसंट्रेशन नहीं, पोरोसिटी ये बताता है, रोम छिद्रों का नाम सुना है? सघनता नहीं, वो तो तुम्हारा इसमें चला जाएगा ना बे। हाँ, रोम छिद्रों का नाम नहीं सुने हो? जैसे ध्यान से सुनना, पोरस जो चीजें होती है ना, उसमें छोटा छोटा खूब ज्यादा छेद रहता है। जब छोटा छोटा छेद रहता है तो उसमें एयर जाकर के बैठ जाता है। जब एयर ट्रैप हो जाता है तो वहां से क्या होता है, एयर जो होता है बहुत बैड कंडक्टर होता है, या फिर ऐसा करो, एयर इंसुलेटर्स की तरह काम करता है। नोटिस करे हो, एयर किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर की तरह। तो जो जितना ज्यादा पोरस होगा, क्या वो उतना ज्यादा उसके अंदर हवा समाएगा? अरे बोलो यार, यानी कि वो उतना ही बैड कंडक्टर बनेगा। अरे बोल यार, तो सबके लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इन दोनों के लिए क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना? तो याद रख। मॉइस्चर के लिए, मॉइस्चर का मतलब नमी होता है ना यार। अगर नमी बढ़ जाएगी तो हीट के ट्रांसफर की चर्चा हो रही है ना, करंट के ट्रांसफर की चर्चा नहीं हो। करंट तो बड़ा मस्त दौड़ेगा, ठीक ना? लेकिन यहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना? एक तापमान पे, अरे तब वहां पे स्टेडी स्टेट आने में समय लगेगा ना भैया। हाँ, और स्टेडी स्टेट में आने में भी तो समय लगेगा। अरे बोलो यार, स्टेडी स्टेट में आता है तब ना बड़े अच्छे से एकदम मस्त तरीके से जितना देते हैं उतना मिल जाता है। तो अगर मॉइस्चर रहता है तो दिक्कत होती है। तो के की वैल्यू इन 5 चीजों पे डिपेंडेंट है, ठीक ना? याद रहेगा ये। पोरोसिटी क्या होता है ये समझ में आया? इसीलिए पोरस तुम लोग कहां देखे होगे? पोरस चीजें देखे होगे तुम लोग मधुमक्खी का छत्ता में। हम कैसे करंट, हीट कैसे ट्रांसफर कराएं यार? कुछ बतियाते तो ऐसा एग्जांपल बताओ ना जिसमें बताया। जैसा एक चीज होती है क्विंट,
चलो छोड़ो, रहने दो, बाद में, हाँ बाद में कभी समझा देंगे। सोच नहीं, अरे क्या यार कुछ बोल रहे हो। बस ऐसा समझ, जो चीजें पोरस होती हैं, ठीक ना, वहां पे एयर ज्यादा ट्रैप होता है। पोरस का मतलब ना जहां छोटा छोटा छेद हो, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, हाँ भाई समझ लो ना, ऐसे लोहे का दीवार बनाइए और ईंटे का दीवार बनाइए, बाहर आग लगाइए, ठीक ना, लोहे की दीवार वाला रूम गर्म हो जाएगा जल्दी, लेकिन ईंटे की दीवार वाला रूम गर्म नहीं होगा, क्योंकि ईंटा क्या है, पोरस है। अरे बोलो यार, तभी ना पनीर डालते हो बुजुर्ग 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 निकलता है, बुजबुजा निकलता है उसमें से, क्या बोलते हो तुम लोग, पानी डालते हो तो बबल्स निकलते हैं उसमें से, वही एयर जो ट्रैप होता है वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। अरे यही ना होता है भाई, तो पोरस होता है ईंटा, इसीलिए ईंटे से बनी हुई दीवार और कंक्रीट से बनी हुई दीवार, कंक्रीट से बनी हुई दीवार बहुत तेज गर्म हो जाती है। नोटिस करे हो, जितना जल्दी छत गर्म होता है उतना जल्दी दीवार नहीं गर्म होता है। तुम छत को जाकर के ऐसे छुओ, ठीक, और दीवार को जाकर के छुओ, दोनों पे धूप सुबह से ही भले पड़ रही हो, दीवार जितना गर्म होगा उससे कहीं ज्यादा गर्म तुम्हारा ये कंक्रीट वाला होगा। कंक्रीट उतना पोरस नहीं होता है। जैसे कि पोरस का मतलब ऐसा समझ, जिसको डुबोगे अगर तो पानी कम खींचे, वो कम पोरस है, जो पानी ज्यादा सोखे वो हाईली पोरस है। समझ पाए? जैसे कि फोम, फोम फोम जान रहे हो ना बे, वो हाईली पोरस होता है, उसमें एयर ज्यादा ट्रैप हो सकता है, वो ज्यादा पानी सोख सकता है। अब पोरस का फंडा समझ में आया? अरे बोलो यार। और जो जितना ज्यादा पोरस क्या उतना अच्छा वो बैड कंडक्टर है, और जो जितना अच्छा बैड कंडक्टर उसके लिए के की वैल्यू उतनी कम। यानी कि के लिए क्या मैं क्या लिख सकता हूं, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोरोसिटी। अरे बोलो यार। वेल के पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते, के पे 1.5-2 घंटे की लेक्चर है, हमारे यहाँ के बहुत नहीं पढ़ना है। हमारे यहाँ 2 चीजें और रह जाती हैं, बर्फ का बनना, ठीक, और रेक्टिलिनियर फ्लो किसी एक रॉड में, तो ये पढ़ाना है मुझे नेक्स्ट, ठीक ना। रेक्टिलिनियर मोशन, यहाँ पे रेक्टिलिनियर फ्लो की चर्चा की जाती है, या फिर बोला जाता है कि फोरियर्स लॉ का यूज करते हुए क्या बता दीजिए, किसी एक रॉड में, 1 डायमेंशनल रॉड में क्या निकाल दीजिए, वही के की वैल्यू पता करके बतानी रहती है। कब कब बतानी रहती है, या फिर हीट का फ्लो बताना रहता है, कब कब, एक बारी जब रॉड ढका हो, इंसुलेटेड हो, और एक बारी जब रॉड एक्सपोज्ड हो। याद करिए, अगर रॉड एक्सपोज्ड रहे तो उसके अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन के फॉर्म में निकल जाता है। अरे बोलो यार, भले ही स्टेडी स्टेट में है तो क्या हुआ। याद कर, यहाँ पे छोटा सा फोटो बनाए थे, Q4 दिए थे तो Q अमाउंट का निकल गया था और Q4 प्राइम ऐड करे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ढक दिया था तो Q4 बराबर Q4 था। अरे बोलो यार, तो वही वाला केस यहाँ पे लगा करके हम लोग को समझना है, ठीक ना। यहां तक की बात सबको समझ में आई है? अरे बोलना। हाँ, एक्सपोज मतलब खुला हुआ है वो, ठीक ना। एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर मतलब कैसे बोलोगे यार इसको, हिंदी में क्या बोलोगे, मतलब यार अगर तुम धूप में जाकर के खड़े हो गए तो यू आर एक्सपोज टू द सन, ठीक है। अभी तुम धूप से बचे हुए तो तुम एक्सपोज नहीं हो सन के किरणों पे, ठीक ना। चलना, हेडिंग जमाइएगा। एक छोटी सी चीज बस रह जा रही है, डायमेंशन और यूनिट। तो ये तो खुद से निकाल सकता है तुम सब, मैं बता दे रहा हूं, तुम लोग लिख लो। एसआई यूनिट जो होती है वो होता है तुम लोगों का जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन, और सीजीएस में कितना हो जाएगा भाई, कैलोरी पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन। अच्छा ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको सही तरीके से अरेंज करूं तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, और जूल पर सेकंड को क्या वॉट भी लिखा जाता है। अरे बोलो यार, तो इसी को तुम लोग क्या लिख सकते हो, एक और यूनिट दे सकते हो तुम लोग, वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, ठीक ना। डायमेंशन, तो डायमेंशन खुद से निकालना बे। अच्छा, के का कोई फॉर्मूला लिखे हो, पहले फॉर्मूला तो लिख लेना, निकाल लेना एक फॉर्मूला के लिए खुद से, Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना आएगा, A टाइम्स T1 माइनस T2 इंटू थिकनेस x। नहीं भाई, ये क्या लिख रहा हूं मैं, Q बाई टी वाला, ये T, हम इसमें x कहाँ लिख दिए हैं, गड़बड़ लिख दिया। हाँ हाँ, अरे 2 फॉर्मूला निकलवाए थे हम, ठीक ना, तो वही एक वाला है वो, कोई भी एक लिख ले।
अरे तो यूनिट बताओ बे, यूनिट बताओ, यूनिट तो हो गया, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन तो यहीं से निकल जाएगा। अरे बोलो यार, एनर्जी का कितना होता है? ml/t-2। अच्छा ml² करके बोले तो निकाल तो लोगे ना यार, पक्का ना? ठीक है, तो निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं तुम लोग को, लिख ले ml/t-3k-1, ml/t-3k-1। 5 मिनट और दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं? चलिए ठीक है, तब जाइए।